In this lecture, we will discuss about the geothermal energy. So, what is geothermal energy? Geo means earth और thermal means heat. तो जियोथर्मल एनर्जी का मतलब है कि अर्थ की हीट, अर्थ की जो एनर्जी है, जो हीट है, उसको यूज करना, उसको अर्थ के अंदर से बाहर लेके आना इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, कैसे ये बनी है, इसको समझने के लिए हमें पहले अर्थ का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी इज द थर्मल एनर्जी जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन द अर्थ। तो यहाँ पे दो वर्ड्स पे हमें फोकस करना है, एक तो जनरेटेड यानी कि जनरेट हो रही है, और स्टोर्ड यानी कि अर्थ में वो स्टोर है। तो उसको समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। तो जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, जहां पे हम रहते हैं, ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं हम क्रस्ट। ये जो ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम क्रस्ट। ये जो क्रस्ट है, उसकी जो थिकनेस है या जो गहराई है, वो होती है अराउंड 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक, वो वेरी करती है। जैसे समुद्र में अगर हम देखें तो पानी की जो डेप्थ है, उसको अगर हम हटा दें तो वहां पे बहुत कम थिकनेस होती है क्रस्ट की, लगभग 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 5 किलोमीटर भी होती है। और पहाड़ों पे से अगर हम उसको मेजर करेंगे तो बहुत ज्यादा होती है वहां पे, तो उस केस में लगभग 100 किलोमीटर होती है। तो इसलिए अर्थ की जो क्रस्ट है, वो एवरेज उसका ले लेते हैं लगभग 30 या 50 किलोमीटर। उसकी जो गहराई है वो वेरी करती रहती है। ठीक है, उसके नीचे वाली जो थिकनेस होती है अप टू 2900 किलोमीटर तक, ये होती, इसको हम बोलते हैं मेंटल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मेंटल। तो जो ये मेंटल है, ये क्या होता है, ये क्या है बेसिकली, ये मोल्टन रॉक्स होती है यहाँ पे। तो इसका जो टेम्परेचर है, इस थिकनेस का जो टेम्परेचर है, वो लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से 3700 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है। ठीक है, तो जितना डेप्थ में इस अर्थ के अंदर हम जाते चले जाते हैं, उतना ही टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो मेंटल वाली जो लेयर है, इसकी थिकनेस होती है अराउंड अप टू 2900 किलोमीटर तक ये होती है डेप्थ में, और उसका जो टेम्परेचर वेरी करता है 30 किलोमीटर के बाद। अगर हम ये देखें कि 30 किलोमीटर गहराई करने के बाद जो टेम्परेचर हमें मिल जाता है, वो अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाता है। और उसके नीचे जैसे जैसे हम चलते चले जाते हैं मेंटल में, क्योंकि मेंटल बहुत ही गर्म पार्ट है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है अप टू 3700 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, उसके बाद जब ये पार्ट मेंटल वाला जो पार्ट है वो खत्म होता है, तो उसके बाद शुरू होती है अर्थ की कोर। अर्थ की जो कोर है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। बाहर वाला जो पोर्शन है, येलो पोर्शन में जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं आउटर कोर। जो बाहर है वो आउटर कोर, और जो अंदर है उसको बोलते हैं इनर कोर। जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। तो मेंटल वाली लेयर के बाद 2900 किलोमीटर के बाद अप टू 51 या 5200 किलोमीटर तक जो होती है वो आउटर कोर होती है। और इस आउटर कोर में जो टेम्परेचर है वो अराउंड वेरी करता है 3700 डिग्री सेल्सियस से अराउंड 42 या 4300 डिग्री सेल्सियस तक। 42 से 4300 डिग्री सेल्सियस तक इस कोर, आउटर कोर का जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है। ये जनरली लिक्विड फॉर्म में होती है। इसमें आयरन और निकल का जो ये मोल्टन फॉर्म में है, आयरन और निकल जो है वो मोल्टन फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, और वो लगातार इस जो इनर कोर है उसके चारों तरफ घूमता रहता है, जिससे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। खैर, तो वो अलग टॉपिक है, हमें सिर्फ यहाँ पे मतलब है टेम्परेचर से। तो इस आउटर कोर का जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है 3700 डिग्री सेल्सियस से 4300 डिग्री सेल्सियस तक। और उसके बाद आती है, अंदर में होती है इनर कोर। तो ये 5200 से हम इसके सेंटर तक, ये जो डिस्टेंस रहेगी वो हो जाएगी 5200 किलोमीटर से अराउंड 6400 किलोमीटर, जो कि अर्थ की रेडियस है, 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस तक। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर वो वेरी करता है 4300 डिग्री सेल्सियस से अराउंड 5000
डिग्री सेल्सियस तक, 5000 से 5500 डिग्री सेल्सियस तक जो इसका टेम्परेचर है वो वेरी करता है। ठीक है, तो जो इनर कोर है उसका टेम्परेचर आउटर कोर से ज्यादा है। तो यहाँ पे एक कॉमन सवाल ये आता है कि जब इनर कोर का टेम्परेचर ज्यादा है तब भी वो सॉलिड है, और आउटर कोर का टेम्परेचर कम है और फिर भी वो लिक्विड है। तो इसकी वजह ये है कि जैसे जैसे हम अर्थ में अंदर चले जाते रहते हैं, टेम्परेचर के साथ साथ बहुत ज्यादा प्रेशर भी इंक्रीज करता रहता है। तो इनर कोर का जो इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है बिकॉज ऑफ द हायर टेम्परेचर देन द आउटर कोर। सॉरी, इनर कोर इज इन सॉलिड फॉर्म बिकॉज ऑफ द हायर प्रेशर देन द आउटर कोर, क्योंकि प्रेशर जो है इनर कोर का बहुत ज्यादा है। देखिए, प्रेशर तो मेंटल में भी बहुत ज्यादा है, आउटर कोर में भी ज्यादा है और इनर कोर में भी, लेकिन जितना हम अंदर जाते जाते हैं इसके, उतना प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज होता रहता है। तो इनर कोर का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, और उसी हाई प्रेशर की वजह से ये जो इनर कोर है इतने ज्यादा टेम्परेचर में भी ये लिक्विड सॉलिड फॉर्म में रहता है, जबकि जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो टेम्परेचर की अगर हम देखें तो आउटर कोर का टेम्परेचर वेरी करता है 3700 डिग्री सेल्सियस से 4300 डिग्री सेल्सियस तक, और इनर कोर का जो टेम्परेचर है, अगर बिल्कुल सेंटर पोर्शन में अगर हम जाएं तो उसका टेम्परेचर अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, तो जो सन है, सन की जो सरफेस है उसका टेम्परेचर भी अगर हम माने तो वो 5500 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। 5500 डिग्री सेल्सियस के बराबर है सन का टेम्परेचर। तो अराउंड उतना ही टेम्परेचर अर्थ की कोर में भी है। इसलिए देखिए, टेम्परेचर की या फिर एनर्जी की या फिर हीट की तो कोई कमी है नहीं अर्थ में। अब सवाल ये आता है कि ये जो हीट है, जो एनर्जी है, वो आई कहां से? तो जियोथर्मल एनर्जी इज द थर्मल एनर्जी जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन द अर्थ। तो ये दो फॉर्म में आती है। एक तो ये स्टोर है पहले से ही, जब ये प्लेनेट बन रहा था, अर्थ की जो स्थापना हो रही थी, बिग बैंग थ्योरी, एक जो विस्फोट हुआ था उसके बाद में जो एक प्लेनेटरी लेवल का एक डस्ट क्लाउड था, जब वो एक कंप्रेशन में आके और इकट्ठा हो रहा था, तो उस टाइम पे इसमें बहुत सारी जो एनर्जी है, जो हीट है, वो ट्रैप हो गई थी। वो अभी तक भी उसमें स्टोर है। ठीक है, तो ये तो हो गई वो एनर्जी जो स्टोर है। उसके बाद आपने सुना होगा एस्टेरॉइड बम्बार्डमेंट एंड लेट बम्बार्डमेंट। तो बहुत सारे जो एस्टेरॉइड हैं वो आगे अर्थ पे स्ट्राइक किए थे, तो उसकी वजह से बहुत सारी जो एनर्जी है वो अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम पे उसके सेंटर में या उसके इनर पोर्शन में ट्रैप हो गई। बहुत सारी एनर्जी, बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और देखिए बहुत सारी एनर्जी इसमें जाके ट्रैप हो गई। अब सवाल ये आता है कि ये एनर्जी जो है वो, मतलब जो अर्थ का जो इतना ज्यादा टेम्परेचर है, इतनी इसमें हीट है, वो ठंडा क्यों नहीं हो रहा है? तो ठंडा हो रहा है, लेकिन उसके ठंडा होने का जो प्रोसेस है वो इतना ज्यादा स्लो है कि उसको अभी बहुत ज्यादा, मतलब कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे उसको कूल होने में। ये जो प्रोसेस है कूलिंग का वो बहुत ही स्लो है। उसके क्या रीजन हैं? उसके रीजन ये हैं, देखिए, एक तो जो अर्थ के अंदर का टेम्परेचर है या जो भी मटेरियल है हाई टेम्परेचर पे, वो बहुत ज्यादा कंप्रेशन में है। बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होने की वजह से, कंप्रेशन में होने की वजह से वो बहुत धीरे धीरे कूल हो रहा है। दूसरा रीजन, अर्थ जो स्पेस में ट्रेवल कर रही है, स्पेस इज ए, स्पेस में क्या है? वैक्यूम है, एंड वैक्यूम इज ए परफेक्ट इंसुलेटर। तो वहां पे अर्थ की जो हीट है वो कहीं जा ही नहीं पा रही बिकॉज ऑफ द इंसुलेशन। तो जब अर्थ की हीट कहीं जा ही नहीं पा रही, तो अर्थ में ही है, तो बहुत धीरे धीरे वो अर्थ की जो सेंटर है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, उसमें कूल हो रहा है। तीसरा एक रीजन है कि अर्थ के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। तो वो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं वो धीरे धीरे डीके हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें से फोटॉन्स निकल रहे हैं और एनर्जी जनरेट हो रही है। तो यही मैंने दो वर्ड बताए, एक तो जो प्लेनेट के फॉर्मेशन के टाइम पे अर्थ जब बन रहा था उस समय पे बहुत सारी एनर्जी इसमें स्टोर हो गई, और दूसरा इसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, वो डीके हो रहे हैं धीरे धीरे, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसको बोलते हैं जनरेटेड। तो जियोथर्मल एनर्जी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्मेशन ऑफ द प्लेनेट। तो जब ओरिजिनल फॉर्मेशन हुआ प्लेनेट का तब उसमें स्टोर हो गई, एंड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द मेटेरियल। इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव मतलब मटेरियल्स हैं, उनके डीके होने की वजह से भी एनर्जी थोड़ी थोड़ी इसमें जनरेट हो रही है। लेकिन फिर भी डिस्पाइट ऑफ ऑल द फैक्ट्स, जो अर्थ का
सरफेस का जो अर्थ की जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो कूलिंग प्रोसेस में, अर्थ इज इन कूलिंग फेज। तो अर्थ जो है वो अपने कूलिंग फेज में है इस समय, उसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन वो इतना धीरे कम हो रहा है, इतना स्लो प्रोसेस है कि अभी उसको मिलियन ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे कूल होने में, ठंडा होने में। ठीक है, लेकिन एक स्टेटमेंट ये आता है कि अर्थ इज इन कूलिंग फेज, अभी जो है अपने कूलिंग फेज में है, वो धीरे धीरे ठंडा हो रही है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि जब अर्थ के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं तो उसके रेडिएशन से हमें इफेक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि वो इतनी ज्यादा गहराई में है कि उससे जो भी हमारी गामा रेज या जो जिस भी तरह का रेडिएशन निकल रहा है वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाता, पहुंच भी पाता है तो वो इतना वीक हो जाता है कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो दिस इज द सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। इसका सन से, सोलर एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। जो जियोथर्मल एनर्जी है वो अर्थ की एनर्जी है, अर्थ की हीट है अपनी, जो अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम पे उसमें ट्रैप हो गई थी, और उसी हीट को हम यूज करने की बात करते हैं। ठीक है, तो अर्थ की हीट को अगर हम यूज करने की बात कर रहे हैं, जो जो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, 3700 डिग्री सेल्सियस, तो मेंटल में ही है। फिर अगर कोर में जाते हैं और इनर कोर में तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर। लेकिन इतने ज्यादा टेम्परेचर में, इतने ज्यादा प्रेशर में पहली बात तो हम जा ही नहीं सकते। तो हमें अर्थ की हीट को लेके आना है, लेके आना है तो कैसे करना पड़ेगा, जाने के लिए हमें उसमें एक रास्ता बनाना पड़ेगा। रास्ता कैसे बनाएंगे, ड्रिल करके, तो ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेकिन हमें इतनी ज्यादा अंदर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पे, जहां पे जिस पोर्शन पे हमें सिर्फ वो फेज ढूंढना है जहां पे क्रस्ट पतली है, वो जगह लोकेशन ढूंढनी है जहां पे क्रस्ट पतली है, उसकी थिकनेस कम है, और उसको खोदना शुरू करना है। और जहां हमें मेंटल मिल गया, ये मेंटल वाली जो लेयर है जहां पे स्टार्ट हो गई, देखिए उसका टेम्परेचर ही 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें बिल्कुल अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम वो जगह ढूंढ के जहां पे क्रस्ट पतली है, लगभग 30 किलोमीटर ड्रिल कर पाते हैं, तो हमें 1000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मिल जाएगा। और ये जो टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस, ये जो है वो सफिशिएंट है पूरे वर्ल्ड की एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए। क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी जो है वो वेदर पे या फिर दिन रात पे, सन पे डिपेंड नहीं करती है, ये 24 आवर्स अवेलेबल है। तो अगर हमने 30 किलोमीटर तक अंदर पहुंच गए और इस 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जहां पे है वहां तक हम पहुंच गए, तो पूरे वर्ल्ड की एनर्जी की जो नीड है वो पूरी फुलफिल हो जाएगी, अगर सिर्फ 30 किलोमीटर अंदर तक हम पहुंच पाए तो। लेकिन सबसे जो मुश्किल काम है जियोथर्मल एनर्जी को यूज करने का, वो सबसे मुश्किल काम है ड्रिलिंग। सबसे मुश्किल काम है ड्रिलिंग। एक जियोथर्मल पावर प्लांट जो रशिया ने बनाया है, वो अभी तक का सबसे गहरा ड्रिल कर पाए हैं, और वो ड्रिल की जो लंबाई है, जो गहराई है, वो सिर्फ 12 किलोमीटर है। सिर्फ 12 किलोमीटर। तो सबसे गहरा जो वेल अभी तक बनाया है जियोथर्मल एनर्जी को यूज करने के लिए, वो रशिया ने बनाया है 12 किलोमीटर। और उस पावर प्लांट को बनाने में 20 साल लगे हैं, 20 ईयर्स। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है जियोथर्मल एनर्जी को यूज करने का, तो सबसे बड़ा चैलेंज है ड्रिलिंग करना। अगर हम अर्थ की सरफेस में सिर्फ 30 किलोमीटर तक भी पहुंच जाएं, 30 किलोमीटर तक भी हम ड्रिल करके पहुंच जाएं, तो इतना टेम्परेचर हमें वहां से मिल सकता है, इतनी एनर्जी हमें वहां से मिल सकती है कि पूरे वर्ल्ड की जो एनर्जी नीड्स है वो फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज द ड्रिलिंग, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी। अब देखिए, जो अर्थ की जो क्रस्ट के बारे में हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ये समुद्र वाला पोर्शन है, तो वहां पे हम देखें तो ये अर्थ की क्रस्ट बहुत पतली है। मतलब 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भी अगर ड्रिल करते हैं ना, तो फिर मेंटल शुरू हो जाता है नीचे से। ये मेंटल वाली जो लेयर है यहाँ से लेके और यहाँ, ये यहाँ तक की, ये जो 4 लेयर में इसको दिखाया हुआ है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर और 4 लेयर, ये पूरी क्या है, ये मेंटल है। तो अर्थ की क्रस्ट को अगर हम देखें, समुद्र पे बहुत पतली है, माउंटेन्स पे बहुत ज्यादा मोटी है, और यहाँ पे थोड़ी लगभग एवरेज है। तो हमें वो लोकेशन ढूंढनी होती है, समुद्र में तो नहीं, लेकिन सरफेस पे ही वो लोकेशन हमें ढूंढनी होती है। समुद्र में तो बहुत पतली लेयर है, 5 से 10 किलोमीटर पे ही आपका जो है मेंटल मेंटल शुरू हो जाता है। तो लोकेशन हमें ऐसी जगह पे ढूंढनी है जहां पे क्रस्ट पतली होती है, वहां पे हमें टेम्परेचर जल्दी मिल जाता है। तो जो क्रस्ट की जो थिकनेस है वो वेरी करती है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा, लगभग 30 से 100 किलोमीटर के बीच में मान लेते हैं। तो कहीं कहीं पे 30 लिखा होता है, कहीं कहीं पे 100 लिखा होता है, कहीं कहीं पे उसका एवरेज ले लेते हैं। तो अर्थ की जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस चूंकि वेरी कर रही है, इस वजह से हम उसको ऐसी लोकेशन हम ढूंढते हैं जहां पे अर्थ की जो क्रस्ट है वो पतली है, वहां पे हम जल्दी
कम गहरा ड्रिल करने के बाद भी जल्दी टेम्परेचर तक पहुंच सकते हैं। अब कैसे हम इसको यूज करते हैं, देखिए अर्थ की सरफेस में अंदर में जितना अंदर जाते जाएंगे उतना ज्यादा हमें टेम्परेचर मिलता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसमें ड्रिल करके वेल बनाते हैं। वेल्स आर ड्रिल्ड इनटू द अर्थ क्रस्ट। ये हमने एक गड्ढा बना लिया, यहाँ पे वेल बना लिया। उस वेल में क्या करते हैं, उस वेल से हम क्या करते हैं, अंदर का जो पानी है जो कि बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे है बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर, या फिर वो स्टीम बन गया है, तो उस स्टीम को हम बाहर निकाल लेते हैं। द हीट इज ड्रॉन थ्रू द अर्थ यूजिंग वाटर एंड स्टीम। या तो वो क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर पे है, तो ऐसा टेम्परेचर तो काफी ज्यादा है, लगभग 200 300 डिग्री सेल्सियस 400 डिग्री सेल्सियस तक है। लेकिन हाई प्रेशर की वजह से या तो वो अभी भी पानी की फॉर्म में ही है, लिक्विड की फॉर्म में ही, या फिर वो स्टीम भी बन गया है। जहां पे प्रेशर कम है वहां पे स्टीम भी बन जाता है, तो उसको हम निकाल लेते हैं। लगभग 3 से 10 किलोमीटर के ड्रिल अभी तक हमने यूज किए हैं। मैंने बताया अभी सबसे जो डीपेस्ट वेल बनाया है ड्रिल करके वो 12 किलोमीटर का है, उससे ज्यादा नीचे अभी तक हम नहीं जा पाए हैं जियोथर्मल एनर्जी को यूज करने के लिए। उसके बाद उस जो एनर्जी स्टीम की फॉर्म में या जो पानी की से जो हम वो एनर्जी को लेके आ रहे हैं, उसको दो तरह से यूज कर लेते हैं। या तो उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर उसको डायरेक्टली हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेड टू हीट होम्स एंड बिल्डिंग्स को गर्म करने के लिए डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। तो मेनली हमें करना क्या है कि एनर्जी सोर्स ढूंढना है, कहाँ पे हमें ड्रिल करके पतला क्रिस्ट कहाँ पे है। तो लोकेशन बेस्ड है ये, ना वेदर पे डिपेंडेंट है ना दिन रात पे डिपेंडेंट है, बस लोकेशन तुम्हें ऐसी ढूंढनी है जहां पे आप इजीली कम लेंथ का ड्रिल करके जियोथर्मल एनर्जी को यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने कहीं भी बस बस ड्रिल करना शुरू कर दिया और जियोथर्मल एनर्जी को यूज कर लेंगे आप, ऐसा नहीं है। तो ये जो है बिल्कुल लोकेशन, और लोकेशन कहाँ पे है वो जो है नेचर डिसाइड करेगी, ये आपके हाथ में भी नहीं है। तो आप सिर्फ उसको जियोलॉजी का जो स्टडी है वो करके आप सिर्फ फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें कम गहरा ड्रिल करके जियोथर्मल एनर्जी ज्यादा मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद देखते हैं कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं जो बिना ड्रिल करे भी ये जो अर्थ की एनर्जी है ये ऊपर तक आ जाती है। ठीक है, वो होते हैं जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, जैसे कि गीजर्स होते हैं, जैसे कि वोल्केनोज होते हैं। ठीक है, तो देखिए होते क्या है ये। बिलो द सॉलिड क्रस्ट, जो क्रस्ट है सॉलिड वाली, सॉलिड जो क्रस्ट है वो बिल्कुल इम्परमेबल है, उसके ऊपर कुछ नहीं आ सकता, उसको पास करके कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बिलो द सॉलिड क्रस्ट इज द मोल्टेन मास कॉल्ड द मैग्मा विच इज इन प्रोसेस ऑफ कूलिंग। मैग्मा किसको बोलते हैं, मैग्मा जो अर्थ के अंदर जो लावा होता है। लावा क्या होता है, जो ज्वालामुखी से वोल्केनो से बाहर निकलता है, तो वही पोर्शन जो बाहर आ जाता है उसको लावा बोलते हैं। और जब वो अर्थ के अंदर होता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं। तो मैग्मा बेसिकली क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। जो रॉक्स हैं वो जब मेल्ट होके लिक्विड की फॉर्म में, इतना ज्यादा टेम्परेचर है अर्थ के अंदर के जो जो भी मटेरियल्स हैं अंदर, चाहे वो रॉक्स हैं चाहे वो आयरन है, जो भी है वो जनरली मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं मैग्मा। और ये क्या होता है, मोल्टेन मास होता है। मोल्टेन मास जो भी अंदर है, चाहे वो रॉक्स है कुछ भी है, उसको लिक्विड फॉर्म में अगर वो है तो उसको मैग्मा बोलते हैं। और ये जो मैग्मा है, जैसे कि मैंने बताया, अर्थ इज इन द प्रोसेस ऑफ कूलिंग। तो ये जो है वो कूलिंग प्रोसेस में है, मतलब ठंडा हो रहा है। अब जैसे जैसे ही ठंडा हो रहा है तो ये ऊपर की तरफ आता रहता है, ऊपर मतलब अर्थ की सरफेस की तरफ आता रहता है। और इसकी हेल्प कर देते हैं जो अर्थ के वाइब्रेशन होते हैं। अर्थ वाइब्रेशन कॉज द मैग्मा टू कम नियर द अर्थ सरफेस, दस कॉजेस एक्टिव वोल्केनोज। तो वाइब्रेशंस की वजह से ये जो मैग्मा है इसको ऊपर का आने का रास्ता मिल जाता है। ठीक है, तो अगर इसको इतना रास्ता मिल गया कि ये बिल्कुल ऊपर तक ही आ गया, जो ये मैग्मा है ये इसको वाइब्रेशन की वजह से या किसी वजह से प्रेशर की वजह से इसको रास्ता मिल गया बिल्कुल अर्थ की सरफेस से बाहर आने का, तो जहां से ये बाहर आएगा उसको बोलेंगे वोल्केनो। ठीक है, ये जो मैग्मा है ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा, इसको रास्ता मिलता रहेगा, और अगर इसको पूरा खुला रास्ता मिल गया कि ये अर्थ की सरफेस से बाहर आ जाए तो उसको बोलेंगे वोल्केनो। लेकिन अगर ये अर्थ की सरफेस से बाहर आने से पहले ही कूल हो गया, इफ द हॉट मैग्मा नियर द सरफेस, सरफेस पे आने से पहले ये सॉलिडिफाइड हो जाता, सॉलिडिफाई कब होगा, क्योंकि वो मोल्टेन फॉर्म में है। तो सॉलिडिफाई होने का मतलब कि कुछ ना कुछ अंदर ऐसा है जो उससे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। वो अपनी हीट जो है, जब उससे हीट रिलीज होगी मोल्टेन मैग्मा से तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, क्योंकि अपनी हीट को वो ट्रांसफर कर रहा है। और जब वो हीट को ट्रांसफर करेगा तो यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा वहां पे होगा जो उस हीट को एब्जॉर्ब भी करेगा, वो होता है ग्राउंड वाटर।
तो जैसे जैसे ये मैग्मा ऊपर आता है, अगर इसको ग्राउंड वाटर जो है इसका जो हीट है वो एब्जॉर्ब करता रहता है, और इतनी एब्जॉर्ब करता कर लेता है कि ये सरफेस पे पहुंचने से पहले ही, सरफेस के आसपास में ही सॉलिडिफाई हो जाता है। तो जो जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है मैग्मा, तो उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक, जो रॉक होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो ये रॉक्स की स्टडी जब करेंगे तो वो उसमें हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली जब ये मैग्मा सॉलिडिफाई होता है तो इग्नियस रॉक वही होती है जो कि कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा से बनती हैं। तो जब ये अर्थ की सरफेस पे आते आते सॉलिडिफाई हो जाता है तो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब ये जो ग्राउंड वाटर है उसकी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर उसका वो भी ऊपर आने का रास्ता ढूंढता है। मतलब पहले तो जो मोल्टन मैग्मा था वो ऊपर की तरफ आ रहा था, लेकिन ऊपर की तरफ आते आते ग्राउंड वाटर ने उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, और उसकी हीट को एब्जॉर्ब करके वो तो सॉलिडिफाई हो गया, इग्नियस रॉक बन गया। अब जब वो सॉलिडिफाई हो गया तो वो तो अब ऊपर आएगा नहीं, लेकिन वाटर ने जो हीट एब्जॉर्ब की है, अब या तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा या हॉट वाटर हो जाएगा, तो वो ऊपर को आने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है कि उसको रास्ता मिल जाए, कहीं कहीं पे मिल भी जाता है, और हो सकता है कि उसको रास्ता ना मिले। अगर उसको रास्ता नहीं मिलेगा तो इसी गर्म पानी को हम ड्रिल करके ऊपर निकाल लेंगे जियोथर्मल एनर्जी को यूज करने के लिए। अगर उसको रास्ता मिल गया तो वो डिपेंड करता है कि वो जो रास्ता उसको मिला और अर्थ की सरफेस पे जब वो पहुंचा तो वो हॉट वाटर है या फिर स्टीम है। अगर वो स्टीम की फॉर्म में बाहर निकल रहा है तो उसको बोलते हैं गीजर, और अगर वो हॉट वाटर की फॉर्म में बाहर निकल रहा है तो उसको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग, गर्म तालाब। हॉट स्प्रिंग, गर्म तालाब। ये गर्म तालाब तो कई जगह पे मिलते हैं, इंडिया में भी कई जगह पे मिलते हैं। मणिकरण एक गुरुद्वारा है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे भी एक हॉट स्प्रिंग है, गर्म पानी। वहां पे गुरुद्वारे का जो खाना है वो इसी गर्म पानी में बनता है। वहां पे जो राइस है वो बड़े बड़े बर्तनों में इसी गर्म पानी में उसमें जो राइस है करके रख देते हैं, और वो जो राइस है वो गल जाते हैं उसी में। ठीक है, तो बहुत फेमस जगह है मणिकरण, वहां पे भी एक हॉट स्प्रिंग है। गीजर्स जो है जब डायरेक्टली स्टीम ही बाहर निकल जाती है तो उसको रास्ता मिल गया, स्टीम जहां पे स्टीम में कन्वर्ट हो गया उसको रास्ता मिल गया तो वो स्टीम की फॉर्म में बाहर आ जाएगी, उसको बोलेंगे गीजर। और अगर गर्म पानी की फॉर्म में बाहर आ रहा है तो उसको बोलेंगे हॉट स्प्रिंग। और मोल्टन जो मैग्मा है वही अगर बाहर आ गया तो उसको बोल देंगे वोल्केनो। तो वो जो आएगा वो वोल्केनो से आएगा, स्टीम आएगी तो गीजर बोलेंगे, पानी आएगा तो हॉट स्प्रिंग उसको बोलेंगे। ठीक है, तो अगर उसको रास्ता मिल गया तो ये है तीन फॉर्म में मिलेगा, या तो गर्म पानी की फॉर्म में तो हॉट स्प्रिंग बोल देंगे, स्टीम की फॉर्म में मिला तो गीजर, और मैग्मा की फॉर्म में मिल गया बाहर आ गया तो उसको लावा बोल देते हैं, और उस जहां से बाहर आता है उसको वोल्केनो बोल देते हैं। लेकिन अगर वो जो ऊपर की तरफ मैग्मा आ रहा था और वो सॉलिडिफाई हो गया और ग्राउंड वाटर ने उस हीट को एब्सॉर्ब भी कर लिया, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिला, तो अंदर में जो पानी जहां पे वो ट्रैप होगा गर्म पानी, उसको बोलेंगे हाइड्रोथर्मल फील्ड। उसको बोलेंगे हाइड्रोथर्मल फील्ड, जहां पे वो ट्रैप हो जाएगा उसको रास्ता अगर नहीं मिला तो। ठीक है, तो द हीटेड वाटर, जो पानी गर्म होगा ग्राउंड वाटर जब उस मैग्मा से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो जो हीटेड वाटर होगा वो राइज करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये तो मैग्मा है, ये ऊपर आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो ग्राउंड वाटर क्या करेगा, इस हीट ये रिलीज करेगा, इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जो मैग्मा था वो ठंडा होके सॉलिडिफाई होके इग्नियस रॉक बन जाएगा। और यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर था वो ग्राउंड वाटर इस ये जो जहां पे उसको रास्ता मिलता रहेगा, जहां पे पोरस रॉक होंगी नीचे, पोरस मीडिया मतलब परमेबिलिटी है, उसके बीच में गैप है, वहां से तो जो वाटर है वो ऊपर की तरफ आता रहेगा। लेकिन उसके ऊपर आएगी एक सॉलिड इम्परमेबल रॉक, इसके ऊपर वो नहीं जा पाएगा। तो ये जहां पे फंस के रह जाएगा उसको बोलेंगे हाइड्रोथर्मल फील्ड। और यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी है पानी के पास, स्टीम की फॉर्म में भी है, गर्म पानी की फॉर्म में भी है। बस इसी एनर्जी को हमें यूज करना है, कैसे, ड्रिल करके, क्योंकि इसको अपने आप रास्ता नहीं मिला। अपने आप मिल जाता तो या तो गीजर की फॉर्म में बाहर आ जाता या हॉट स्प्रिंग की फॉर्म में। तो अब इसको रास्ता नहीं मिला तो इसका मतलब हमें इसमें ड्रिल करके इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कवर्ड होता है, जहां पे वो सॉलिड इम्परमेबल रॉक से कवर्ड होता है, उसके नीचे फंस जाता है, और बहुत सारी जो एनर्जी है वो हाइड्रोथर्मल फील्ड उसको बोलते हैं, जहां पे बहुत सारा पानी, एक रिजर्वायर होता है, बहुत सारा गर्म पानी होता है, या फिर वो स्टीम की फॉर्म में होता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर की, प्रेशर कितना है।
ठीक है, उसको बोलेंगे हाइड्रोथर्मल फील्ड। अब हम क्या करेंगे, एक वेल मेड बाय ड्रिलिंग होल इन द अपर क्रस्ट कैन बी यूज्ड टू ट्रैप स्टीम फॉर यूज इन द कन्वेंशनल पावर प्लांट। अब हमें बस यहाँ पे ड्रिल करके एक रास्ता बनाना है और रास्ता बना के इस स्टीम को ऊपर निकाल लें। तो इस तरीके से हम जियोथर्मल एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी को इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि जो पानी है वो हम वहां से निकालते रहेंगे और अर्थ का जो पानी है वो कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक जगह जहां पे हमने ड्रिल कर लिया, वहां से आप इस जियोथर्मल फील्ड से या तो गर्म पानी या तो स्टीम आप कंटिन्यूअसली निकाले ही जा रहे हैं, निकाले ही जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन तो ऐसा तो कभी ना कभी वहां पे जो जो भी पानी है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेल नहीं, हमें दो वेल खोदने पड़ते हैं। एक को बोलते हैं प्रोडक्शन वेल, जिससे हम स्टीम को ऊपर निकालते हैं, और दूसरे को बोलते हैं इंजेक्शन वेल। उसी स्टीम को यूज करने के बाद पानी में कन्वर्ट करके वापस इंजेक्ट कर देते हैं उसी रिजर्वायर। तो इसको बोलते हैं ओपन लूप। ओपन लूप में इसको यूज करते हैं, मतलब इंजेक्शन वेल में जो पाइप जा रहा है, प्रोडक्शन वाले पाइप से वो कनेक्ट नहीं होगा, वो ऐसी उसी रिजर्वायर में कहीं पे छोड़ देगा, और उस रिजर्वायर में वो पानी जो है वो अर्थ के अंदर पहुंच जाएगा, और उन रॉक से हीट को एब्जॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट होकर प्रोडक्शन वेल से निकल जाएगा। तो ये एक ओपन लूप होता है, दोनों खुले रहते हैं नीचे से। ऐसा नहीं कि वो नीचे जाके कनेक्ट भी होंगे, कनेक्ट नहीं होंगे, वो ओपनली उसको इंजेक्शन वेल जो है वो नीचे ले जाके पानी को छोड़ देता है, ओपन ओपन कर छोड़ देता है बिल्कुल। ठीक है, और फिर दूसरे वेल से, प्रोडक्शन वेल से हम जब वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, जो रॉक्स हैं वहां पे उससे, या जो मैग्मा है उससे हीट एब्जॉर्ब करके गर्म टेम्परेचर राइज हो जाता है या स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्रोडक्शन वेल से उसको ऊपर खींच लेते हैं। उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जियोथर्मल रिजर्वायर। तो वाटर इज द ट्रांसफर मीडियम इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट जियोथर्मल हीट फ्रॉम द अर्थ। तो अंदर जियोथर्मल एनर्जी जो है, अर्थ के अंदर की जो हीट है, उसको ऊपर लेके आने के लिए हम वाटर को एज ए ट्रांसफर मीडियम यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आदमी नीचे जाएगा और उस हीट को लेके आएगा। ठीक है, तो एक हमें हीट ट्रांसफर फ्लूइड चाहिए जो अर्थ की हीट को ऊपर तक लेके आए, तो वो हम वाटर यूज करते हैं। 99.99% केसेस में हम उसको वो वाटर ही यूज करते हैं। Geothermal resources vary in the temperature of 50 to 350 degrees Celsius and consist of dry, a mixture of steam and water or hot water only. तो जो रिसोर्सेस हैं उनका जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है लगभग 50 से 350 डिग्री सेल्सियस तक, जितनी गहराई तक हम अभी तक जा पाए हैं। तो उतनी गहराई में 50 से 350 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। अब 350 डिग्री सेल्सियस तक डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर, या तो वो ड्राई स्ट्रीम हो सकती है, या फिर वो मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वाटर, यानी कि वेट स्टीम। ए मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वाटर को क्या बोलते हैं, वेट स्टीम। तो या तो वो ड्राई स्टीम हो सकती है, या वेट स्टीम हो सकती है, या फिर सिर्फ गर्म पानी हो सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम देख रहे हैं टेम्परेचर के हिसाब से रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना है। हाई टेम्परेचर जहां पे 180 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहता है, वहां पे तो हमें मिलती है ड्राई स्टीम। पावर जनरेशन के लिए यूज कर लेते हैं खट से, ऊपर जो है वो ड्राई स्टीम आती है और उसको एक रैंकाइन साइकिल स्टीम पावर प्लांट में ले जाके सप्लाई करके कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरी होती है मीडियम टेम्परेचर। मीडियम टेम्परेचर में 100 से 180 तक होता है, इसमें हमें वेट स्टीम मिलती है। तो वेट स्टीम को भी हम दूसरे तरीके से बाइनरी वेपर साइकिल यूज करके या किसी और तरीके से पावर जनरेशन में यूज कर लेते हैं इसको भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके इसको भी पावर जनरेशन में यूज कर लेते हैं। लेकिन जहां पे टेम्परेचर 100 से भी कम मिलता है, मतलब सिर्फ हॉट वाटर ही मिल रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं बिल्डिंग हीटिंग में, स्पेस हीटिंग में और किसी एप्लीकेशन में। तो पावर जनरेशन का जो यूज हम करते हैं वो ड्राई और वेट स्टीम के साथ में करते हैं। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ जियोथर्मल रिजर्वायर।